क्या लिखा है कि समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बनाता है। जब तक आप समय और शिक्षा का सही उपयोग नहीं कर पाएंगे तब तक आप जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। तो आज से इसी वक्त से आप निर्णय लीजिए कि आप अपने जीवन में हमेशा अपने समय का और शिक्षा का सदुपयोग करेंगे। अगर आपको सफलता प्राप्त करना है तो आप इस बात पे अमल करना ही पड़ेगा कि समय और शिक्षा को हम बर्बाद नहीं होने देंगे, सही जगह पर उपयोग करेंगे उसका। आगे देखिए, इसमें एक और लाइन लिखे हुए हैं सर, आप इस पे ध्यान देंगे। विद्यार्थी के लिए कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं होता है, हारता वही है जो दिल से लड़ा नहीं होता है। अगर आप अपने मेहनत पर यकीन नहीं करते हैं तो आप सचमुच एक हारा हुआ इंसान हैं। आप कभी भी किसी भी काम को करने से पहले है ना, एक बार सोच लीजिए कि हम इस काम को शुरू कर रहे हैं तो पूरी जोश और लगन के साथ करेंगे और उसमें एक सफलता प्राप्त करेंगे। और खास करके जो विद्यार्थी होता है ना सर, उसके लिए कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं होता है। अगर आप लगन से मेहनत करेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगा। इस पे ध्यान देंगे। भूखा पेट खाली जेब सच्ची पढ़ाई ही विद्यार्थी को जीवन में सफल बनाती है। जब तक आपका पेट भरा रहेगा ना पूरा, आपको सोचने नहीं कीजिएगा कि आपको क्या करना है। जेब भरा हुआ रहेगा, कोई टेंशन आपको नहीं है। जब तक आपका पेट खाली नहीं रहेगा, जेब खाली नहीं रहेगा, तब तक आपको किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जिज्ञासा नहीं जगेगा। और ये जिज्ञासा नहीं जगेगा मेरे दोस्त, तो आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप कभी भूखे रह रहे हैं किसी वजह से, पढ़ने की वजह से, तो आप टेंशन मत लीजिए, आपके जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव आने वाला है। अगर आपके जेब में पैसे नहीं है तो आपका इस पे गहरा असर पड़ेगा और अपने जीवन में सफलता की ओर अग्रसर होने के लिए प्रयास कीजिएगा। तो चलिए बात को अब आगे नहीं बढ़ाते हैं, हम लोग शुरू करते हैं सिलेबस बेसिक केमिस्ट्री का। देखिए, हम आपसे वादा किए कि आपको पूरा का पूरा केमिस्ट्री सिखा के जाएंगे सर। बेसिक केमिस्ट्री से शुरू करते हैं। मेरे साथ पूरी लगन से आप बने रहिए, अंत तक आपको एक केमिस्ट्री में अलग लेवल का अनुभव प्राप्त होगा सर। तो आइए देखते हैं बेसिक केमिस्ट्री हम लोग सीखेंगे। बेसिक केमिस्ट्री में पहले सर ये जान लेते हैं कि बेसिक जो केमिस्ट्री है ना, वो किसका भाग है, किसका पार्ट है। तो पहले थोड़ी सी डिफिनेशन लिखा हुआ है, आप उसमें ध्यान देंगे। साइंस, साइंस को सर हम लोग हिंदी में कहते हैं विज्ञान। आप अगर पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी, तो आपको साइंस के बारे में पता होना चाहिए कि साइंस है क्या, है ना। साइंस का डिफिनेशन पता होना चाहिए कम से कम। आप कहीं जाइएगा, कोई पूछता है क्या पढ़ते हो भाई, तो साइंस पढ़ते हैं, डिफिनेशन तो नहीं पता है, क्या पढ़ता है, तो आपको डिफिनेशन पता होना चाहिए, ठीक है। तो आइए डिफिनेशन समझते हैं। साइंस को हम लोग क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। ठीक है, इसका डिफिनेशन लिखे, द रेगुलर एंड सिस्टमैटिक नॉलेज और स्टडी अबाउट एनी सब्सटेंस or phenomena on the basis of observation and experiment is called science। सर साइंस क्या है? The regular and systematic knowledge, आपका जो नॉलेज है वो रेगुलर होना चाहिए, सिस्टमैटिक होना चाहिए, और स्टडी अबाउट एनी सब्सटेंस और फेनोमेना ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड साइंस। कहता सर कि अवलोकन तथा प्रयोग के आधार पर, अवलोकन तथा प्रयोग के आधार पर किसी पदार्थ या घटना के बारे में नियमित तथा क्रमबद्ध या व्यवस्थित ज्ञान और अध्ययन को विज्ञान कहते हैं। आपको याद रखना है डिफिनेशन कि रेगुलर एंड सिस्टमैटिक नॉलेज, किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में, किसी भी सब्सटेंस के बारे में, उसकी जो फिनोमेना है, घटना है, उसको पहले आपको सर ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व कीजिएगा तो आप उसके बाद उसमें प्रयोग करने के लिए प्रयास कीजिएगा, उसका एक्सपेरिमेंट कीजिएगा कि उसके साथ हो क्या रहा है, और तब फाइनली आपको रिजल्ट मिलता है। ये जो सिस्टमैटिक नॉलेज है ना, इसी को साइंस कहते हैं। एक बार लास्ट बार देखिए, द रेगुलर एंड सिस्टमैटिक नॉलेज और स्टडी अबाउट एनी सब्सटेंस और फेनोमेना, किसी पदार्थ या किसी घटना के बारे में अगर आप सिस्टमैटिक ढंग से और रेगुलर ढंग से स्टडी करते हैं, बस यही आपका क्या है सर, साइंस है। साइंस को सर यहां देखें, साइंस इज अ वर्ड इज टेकन फ्रॉम लैटिन वर्ड साइंटिया which means to know और knowledge। जो साइंस शब्द है ना मेरे दोस्त, वो साइंस देखिए, वो साइंस लिया गया एक लैटिन शब्द साइंटिया से, जिसका अर्थ होता है नॉलेज, जिसका अर्थ होता है नॉलेज या जानना। तो साइंस का एक अर्थ होता है कि सर आप किसी चीज के बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं, उसकी ज्ञान ले रहे हैं, यही आपका सर क्या है, साइंस। और साइंस होता है वो लैटिन वर्ड से लिया गया है, साइंटिया से।
साइंस लैटिन वर्ड साइंटिया से लिया गया, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है जानना या फिर ज्ञान। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं यहाँ पर, ठीक है ना सर। सबसे पहले बेसिक केमिस्ट्री में आपको जानना है मैटर अर्थात पदार्थ, और देखते हैं पदार्थ का क्या डेफिनेशन है, पदार्थ किसको कहते हैं, मैटर क्या होता है। तो आइए देखें, मैटर एनीथिंग व्हिच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज अ स्पेस इज कॉल्ड मैटर। कोई वस्तु जिसमें द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरता है उसे पदार्थ कहते हैं। मैटर किसको कहते हैं, तो एनीथिंग व्हिच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज अ स्पेस इज कॉल्ड मैटर। कोई वस्तु जिसमें द्रव्यमान होता है और स्थान घेरता है उसे क्या कहते हैं सर, पदार्थ कहते हैं। समझिए क्या डिटेल में। देखिए पदार्थ जो है ना, एक ऐसा वस्तु है जिसके पास सर कुछ अपना मास होगा, द्रव्यमान होगा सर, और ये कुछ स्थान ग्रहण करता हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, मैटर कहते हैं। जिसके पास अगर मास नहीं हो और स्पेस भी ऑक्यूपाइज नहीं करेगा तो हम उसे मैटर नहीं कहते हैं। ठीक है, डिफिनेशन इसमें देखिएगा, जैसे आपका पेन में सर मास होता है, जहां रख दीजिएगा वहां स्पेस भी क्या कर लेगा, ऑक्यूपाइज कर लेगा सर। ग्लास, बुक, वुड, पेपर, आइस, वाटर, ऑयल, etc सारे आपके मैटर्स हैं। जो कुछ भी आप देख रहे हैं वो सभी के सभी क्या है, मैटर्स आपके हैं। यहां तक कि कुछ नहीं दिखाई देने वाली चीज भी आपका मैटर्स होता है। जैसे आप ध्यान देंगे एयर, इसको भी सर मैटर कहते हैं। आप कहेगा सर ये तो दिखाई देगा नहीं तो मैटर कैसे होगा, दिखाई नहीं देगा, लेकिन इसमें भी सर जो कॉन्सेप्ट है, जैसे इसमें मास होता है सर जहां ये एयर रहेगा सर स्पेस भी ऑक्यूपाइज करता है। तो एयर जो होता है सर मैटर होता है, क्योंकि इसमें मास होगा, ये स्पेस भी आपका ऑक्यूपाइज करता है। आगे देखेंगे केमिस्ट्री जो होता है सर आपका, इसमें हम लोग स्टडी करते हैं मैटर के बारे में, यानी पदार्थ का अध्ययन करते हैं। केमिस्ट्री में हम लोग पदार्थ का अध्ययन करते हैं, स्टडी ऑफ मैटर करते हैं। डिफिनेशन क्या है सर, द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री। साइंस का एक ऐसा ब्रांच जिसमें हम लोग मैटर के बारे में पढ़ते हैं, उसको कहते हैं सर केमिस्ट्री। The branch of science in which we study about composition, structure and properties of matter is called chemistry. दूसरे शब्दों में केमिस्ट्री को कैसे परिभाषित कर सकते हैं, तो देखिए दूसरे टर्म में इसको परिभाषित हम लोग कर सकते हैं। The branch of science in which we study about composition, structure and properties of matter is called chemistry. समझिएगा एक बात को, इसमें सर हम लोग कंपोजिशन देखेंगे क्या है, स्ट्रक्चर देखेंगे क्या है, और तीसरी देखेंगे सर मैटर की प्रॉपर्टीज, यानी प्रॉपर्टीज क्या है। तो समझिएगा कंपोजिशन को हम संगठन भी कह सकते हैं, आप घटक भी कह सकते हैं, कंपोनेंट भी कह सकते हैं। इसका एक और नाम लिख सकते हैं कंपोजिशन को, कंपोनेंट। देखिए कंपोनेंट क्या होता है, कोई भी अगर आपके पास मैटर है तो उस मैटर में जो चीजें मिलकर बना होगा उसको हम लोग कंपोजिशन कहते हैं, घटक कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि सर ये आप शुगर सॉल्यूशन बनाते हैं जिसको हम लोग शरबत कहते हैं। अब इसको बनाने के लिए आप इसमें मिलाएंगे पानी और प्लस चीनी। तो देखिए शरबत जो होगा शुगर सॉल्यूशन, वो आपको पानी और चीनी से मिलकर बना। तो ये शरबत का जो घटक है, कंपोजिशन है, वो आपको पानी और चीनी दोनों हो जाएगा। आप सर घर में है ना, जैसे और सब्जी बनता होगा तो इसमें कई प्रकार की चीजें सर हम लोग इसमें मिलाते हैं। ठीक है, तो सब्जी जिन चीजों से मिलकर, जैसे इसको बनाने के लिए आप कोई सब्जी जैसे आलू लेंगे, है ना, प्याज लेंगे, मिर्च लेंगे, तेल लेंगे, जितने चीजों को मिलाकर बना रहे हैं वो सब क्या है, घटक आपका है सर। तो ये किसी भी पदार्थ को आप देखें उसमें जितने चीजों को मिलाया गया उसे बनाने के लिए, वो सारे उसके घटक कहलाते हैं, कंपोजिशन कहलाते हैं, कंपोनेंट कहलाते हैं। दूसरा समझिएगा, स्ट्रक्चर का मतलब है सर आपका बनावट, मतलब उसकी बनावट कैसी है, उसकी स्ट्रक्चर कैसी है, कैसा है ना, उसका शेप है सर, ये हम लोग उसको कहते हैं स्ट्रक्चर। और तीसरी चीज इसमें ध्यान देना है कि उसकी गुण क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है ना, मतलब वो कलर है कि या फिर कलरलेस है, या किसी दूसरे सब्सटेंस से किस तरह से वो अभिक्रिया कर रही है, रिएक्ट कर रही है, सारे उसकी प्रॉपर्टीज में आता है। उसकी ऑर्डर क्या है, उसका टेस्ट क्या है, ये सारी चीज हम लोग देखते हैं सर प्रॉपर्टीज में। तो केमिस्ट्री का एक ऐसा ब्रांच जिसमें मैटर के कंपोजिशन के बारे में, या मैटर के स्ट्रक्चर के बारे में, या सर मैटर के प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं, साइंस के ऐसे ब्रांच को केमिस्ट्री कहते हैं।
दूसरे शब्दों में अगर सीधे सीधे बात करें, देखिए, इनफैक्ट वास्तव में केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। वास्तव में जो आपका केमिस्ट्री है वो परमाणुओं और अणुओं का विज्ञान होता है। मतलब पूरी केमिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ आप क्या पढ़ने वाले हैं, परमाणु और अणु। हर जगह आपको यही मिलेगा, सिर्फ परमाणु अणु, और इससे है ना परमाणु और अणु से जो मिलकर बना है उसी के बारे में आप स्टडी करेंगे। हर एक चीज में अणु और परमाणु आपको इंक्लूडेड मिलेगा हर एक चीज में। तो बेसिकली जो स्टडी होता है केमिस्ट्री, वो बेसिकली परमाणुओं और अणुओं का ही विज्ञान होता है। चलिए आगे देखते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा सर, फादर ऑफ केमिस्ट्री एंटोइन लेवोइजियर को कहा जाता है, यानी कि केमिस्ट्री का जो पितामह होता है उसको तो कहते हैं एंटोइन लेवोइजियर को। केमिस्ट्री का जनक किसको कहते हैं, एंटोइन लेवोइजियर को कहते हैं। चलिए आगे देखेंगे, ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री। ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री यानी केमिस्ट्री की कौन कौन सी शाखाएं आपको पढ़नी है। अलग अलग केमिस्ट्री को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। देखिए, तो केमिस्ट्री का 3 पार्ट पढ़ना है यहाँ पर। फर्स्ट पार्ट आपका है फिजिकल केमिस्ट्री, भौतिक रसायन। दूसरा आपका है सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन। और तीसरा आपको पढ़ना है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अकार्बनिक रसायन। ये 3 पार्ट में आपको पूरी केमिस्ट्री पढ़ना है। आगे इसमें देखते हैं सर, देखिए देखिए बेसिक केमिस्ट्री में ना सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट चीज है कि जानना पड़ेगा सर, ये कुछ तत्वों का परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर ऑफ सम एलिमेंट, एटॉमिक नंबर ऑफ सम एलिमेंट, ये आपको इंपॉर्टेंट है, जानना ही पड़ेगा। अगर आपको नहीं आता है तो आप भूल जाएंगे, आप केमिस्ट्री पढ़ पाइएगा। तो किसी भी स्थिति में पहले हम बता देते हैं आपको, आप इसको लिख करके याद कर सकते हैं सर। एटॉमिक नंबर ऑफ सम एलिमेंट, कुछ तत्वों की परमाणु संख्या। आइए देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे हाइड्रोजन की परमाणु संख्या होता है 1, यानी कि एटॉमिक नंबर 1 होता है, सिंबल होता है H। कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट का ही लिखा हुआ है, सारे एलिमेंट का यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको आगे क्लास 12 में पढ़ने के लिए आपको सारे एलिमेंट्स आने वाले हैं, वो सारे एलिमेंट्स आपको जो इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे हाइड्रोजन सर हिंदी में भी लिखा हुआ है, और यहाँ पर सिंबल लिखा हुआ है, और इधर क्या है आपका, तो सर एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है। देखिए पूरा आप देख सकते हैं, आप इसको लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स जिनके सर आपके सिंबल भी लिखा हुआ है और एटॉमिक नंबर भी लिखा हुआ है, आप इसे कॉपी में लिख लीजिएगा और याद कीजिएगा। बिना इसका सर आपका केमिस्ट्री समझ में नहीं आने वाला है। आगे समझिएगा, एटॉमिक नंबर के बाद आपको इसमें याद करना है मास नंबर ऑफ सम एलिमेंट, कुछ तत्वों का परमाणु द्रव्यमान या परमाणु द्रव्यमान संख्या भी कह सकते हैं इसको। तो आपको इसको याद करना पड़ेगा सर। देखिए हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, हीलियम का एटॉमिक मास होता है 4, लिथियम का एटॉमिक मास होता है 7, बेरिलियम का एटॉमिक मास होता है 9, बोरॉन का 11, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, फ्लोरीन का 19, नियॉन का 20, सोडियम 23, मैग्नीशियम 24, एल्यूमिनियम 27, सिलिकॉन 28, फास्फोरस 31, सल्फर 32, क्लोरीन 35.5, आर्गन 40, पोटेशियम 39 और कैल्शियम 40। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो आपको अप टू 20 तक कैल्शियम तक के एलिमेंट का एटॉमिक मास लिखा हुआ है, परमाणु द्रव्यमान लिखा हुआ है, आप इसे द्रव्यमान संख्या भी कह सकते हैं। अब आगे देखिए, आपको सर कुछ मॉलिक्यूल्स के आपको निकालने हैं मॉलिक्यूलर वेट, कुछ मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर वेट। तो अब हम लोग सीखेंगे मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर वेट निकालना सर। मॉलिक्यूल्स का कैसे मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं, ये आपको तय करेगा कि आप चैप्टर जब स्टार्ट होगा आपका सर क्लास 12 का सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन चैप्टर में सर अगर आपको मॉलिक्यूलर वेट निकालने नहीं आता है तो आपको सॉल्यूशन चैप्टर समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले आपको सर ये निकालने आना चाहिए कि मॉलिक्यूलर वेट निकालते कैसे हैं। तो मॉलिक्यूलर जो होता है, किसी भी मॉलिक्यूल्स का जो वेट निकालते हैं तो उसको मॉलिक्यूलर वेट कहते हैं। अब जो मॉलिक्यूल्स होता है ना, ये अलग अलग एटम से मिलकर आपका बना होता है। तो पहले तो ये सारे एटम्स का आपको मास याद होना चाहिए, फिर सभी एटम्स का मास क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। आपको समझाने का प्रयास करते हैं कैसे निकालते हैं। समझिए, मान लीजिए कि एक यहाँ पर
परिवार है, ठीक है। आप अपना परिवार ले सकते हैं, अपने परिवार को मान लीजिए, है ना। और इसमें देखिए कि इसमें सर सदस्यों की संख्या कितनी है, हो सकता है देखिए आप खुद परिवार का एक सदस्य हैं, तो ये आप हैं, ठीक है। और आपका मास मान लीजिए 40 kg है। सर आपके घर में आपके सिस्टर होंगे, ठीक है, तो आप मान लीजिए कि आपके एक सिस्टर हैं और इस सिस्टर का सर मास आपका 30 kg है। फिर मान लीजिए सर आपके घर में सर आपके माता पिता होंगे, है ना, माता जी होंगे, तो इनकी मास मान लीजिए सर 60 kg है। फिर इसी तरह से मान लीजिए सर आपके घर में पिताजी होंगे, तो उनके भी कुछ मास होगा, सपोज मान लीजिए 80 हो गया सर। अब हम कहें सर पूरा परिवार का मास बताइए, तो एक एक हो गया सदस्य ना, पूरे परिवार का आप मास बताइए, तो क्या कीजिएगा? मास आप निकालने के लिए सभी का मास अलग अलग निकाल करके सर आप क्या कर लीजिएगा? जोड़ लीजिएगा सर। सभी का मास अलग अलग सर आप क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे। देखिए परिवार को हम लोग क्या कहते हैं? फैमिली कहते हैं। तो फैमिली में जितने मेंबर्स थे उन सबका अलग अलग मास लिखेंगे और लिखने के बाद क्या कीजिएगा? सबको ऐड कर दीजिएगा, तो ये सर हो जाएगा फैमिली का मास। फैमिली का, पूरे फैमिली का मास निकल जाएगा सर। इसको ऐसे कह लीजिए कि फैमिलियर मास हो गया। ठीक इसी प्रकार से सर इसको रिप्लेस अगर हम कर दें मॉलिक्यूल से, मॉलिक्यूल से सर, और मॉलिक्यूल में जानते हैं अलग अलग टाइप के एटम से मिलकर बना होता है, एक से ज्यादा एटम होता है। तो जब किसी मॉलिक्यूल्स में डिफरेंट टाइप्स के एटम्स होंगे या मोर देन वन एटम्स होंगे, तो उन सभी एटम्स का मास आप ज्ञात कीजिए कितना होता है, सबका मास लिखिए और जोड़ दीजिए। तो ठीक जैसे फैमिली का मास फैमिलियर मास कह सकते हैं, ठीक उसी प्रकार मॉलिक्यूल के मास को क्या कह दीजिएगा? मॉलिक्यूलर मास कह देंगे। तो मॉलिक्यूलर मास निकालना बड़ी आसान है सर, कि आप हर एक एटम का मास लिखिए और सबका क्या कर दीजिए? जोड़ दीजिए। कभी कभी मान लीजिए कि आप जो है ना, आप जुड़वा भाई हैं, तो आप दोनों का मास क्या रहेगा सर? सेम रहेगा। मान लीजिए सेम है, 40 kg आपका भी, आपका जुड़वा भाई का भी मास कितना है? 40 kg। तो इस समय क्या कीजिएगा? इस समय सर 40 kg कहिएगा, हम जुड़वा भाई दो हैं, तो 40 kg मास आप गुना 2 से कर दीजिए, तो 2 4 80 हो जाएगा सर। ठीक इसी प्रकार कभी कभी मॉलिक्यूल्स में सर एक से जो एटम होगा कई प्रकार के, वो एक से ज्यादा आ सकता है। जैसे मान लीजिए यहाँ आपका H2O लिखा हुआ है, तो देखिए H2O में ये H2O सर एक परिवार है। इस परिवार में सदस्य पहचानना आपको आना चाहिए। सदस्य पहचानना नहीं कीजिएगा तो कैसे उसका मास लिखिएगा? तो देखिए H2O एक परिवार है, इसमें सदस्य कौन कौन सा है? हाइड्रोजन, और एक सदस्य है सर ऑक्सीजन। इसके बाद ये भी पहचानना पड़ेगा कि कोई जुड़वा है क्या। तो देखिए यहाँ पर जो हाइड्रोजन है ना, ये जुड़वा है, 2 बार आया है, तो यहाँ 2 हाइड्रोजन लिख दीजिए। और ऑक्सीजन कितना है? 1, तो ऑक्सीजन 1 ही लिखिएगा। फिर क्या कीजिएगा कि इनको सर जोड़ दीजिए, और जोड़ने के बाद इनका मास लिख दीजिए। कुछ नहीं करना, आपको मास ऊपर लिखवाया गया है, आप उसको याद कर लीजिएगा। और यहाँ देखिए 2 गुना हाइड्रोजन का मास लिख दीजिए 1 होता है, प्लस ऑक्सीजन का मास लिख दीजिए 16 होता है। इसको जोड़ दीजिए सर, आपका आ जाएगा 18। तो H2O का जो मास होता है वो 18 होता है। आइए और देखते हैं, धीरे धीरे आपको सभी समझ में आ जाएगा। साथ में ध्यान रखना, आपको फार्मूला भी याद कर लीजिएगा सबका, बड़ी इंपॉर्टेंट है। फार्मूला से डायरेक्ट सर आपको कई प्रश्न आ जाएंगे 12th एग्जाम में। डायरेक्ट फार्मूला एमसीक्यू में पूछ देगा। मॉलिक्यूलर वेट तो इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट नहीं निकालिएगा तो आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने नहीं आएगा। नंबर ऑफ मोल्स नहीं निकालिएगा तो फिर आगे सॉल्यूशन पड़ेगा तो कंसंट्रेशन समझ में नहीं आएगा। कई चीजें सर मॉलिक्यूलर वेट से ही आपका जुड़ा हुआ है। देखिए एक एक करके हम सीखते हैं कैसे आप निकालेंगे मॉलिक्यूलर वेट। यहाँ देखिए सर सेकंड नंबर आपका क्या है? अमोनिया। अमोनिया का फार्मूला होता है NH3। अमोनिया का फार्मूला NH3 होता है। कैसे निकालिएगा सर इसका मॉलिक्यूलर वेट? तो देखिए इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए परिवार पहचानना पड़ेगा आपको, और इस परिवार में सदस्य पहचानना पड़ेगा, सदस्यों की संख्या पहचानना पड़ेगी, एक ही टाइप का कितना सदस्य है। तो देखिए इसमें आपका सर नाइट्रोजन एक सदस्य है, चेक कीजिए कितना है, तो कुछ नहीं लिखा है तो 1 हो जाएगा। फिर प्लस का साइन दीजिएगा, हाइड्रोजन चेक कीजिए, हाइड्रोजन सर दूसरा सदस्य हाइड्रोजन है, लेकिन चेक कीजिए कितने बार आया है? 3 बार, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। फिर आप मास लिख करके जोड़ दीजिए, बहुत साधारण है, आसान है निकालना। नाइट्रोजन का मास आप देख लीजिए कितना है, तो 14, अब प्लस 3 इंटू हाइड्रोजन का मास कर दीजिए 1, अब इसको जोड़ दीजिए तो अमोनिया का मास हो जाएगा 70। तो आप इस तरह से सर किसी भी मॉलिक्यूल्स का मास निकाल सकते हैं। चलिए दूसरा देखते हैं, याद कर लीजिएगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट सर आप तो मास निकालना सीख ही जाएंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट आपको फार्मूला याद नहीं होगा, तो फार्मूला सबका याद कर लीजिएगा। जैसे मीथेन का फार्मूला CH4। अब इस परिवार में आपको सदस्य पहचानने आना चाहिए। जैसे देखिए कार्बन प्लस हाइड्रोजन की संख्या कितना है सर? 4 है, तो आप लिखिए 4 इंटू हाइड्रोजन।
जिसका जो मास है वही रख दीजिए, आपका मॉलिक्यूलर मास जो है वो निकल के आ जाएगा। देखिए कार्बन का मास कितना होता है 12 प्लस 4 इंटू हाइड्रोजन का मास 1, सर जोड़ दीजिए 16 मास हो जाएगा। अगला चलते हैं सर नेक्स्ट, फोर्थ नंबर H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला होता है H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला होता है H2SO4। इस परिवार को पहचानिए। इसमें सर हाइड्रोजन की संख्या कितना है 2, तो आप लिख लीजिए 2 प्लस सल्फर की संख्या 1, तो 1 सल्फर लिखेंगे प्लस इसमें देखिए 4 ऑक्सीजन है तो 4 इंटू ऑक्सीजन कर लीजिए, 4 इंटू ऑक्सीजन। अब इसमें अलग अलग जो एलिमेंट का मास है वो पुट कीजिए और जोड़ दीजिए, आपका मॉलिक्यूलर मास निकल जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड का। देखिए 2, तो 2 लिखिए यहां पर इंटू हाइड्रोजन का 1 प्लस सल्फर का होता है सर 32 और प्लस 4 इंटू ऑक्सीजन का मास होता है 16। इसको सब आप जोड़ दीजिएगा, ऐड कीजिएगा ना, तो आपका मास आएगा 98। तो इस प्रकार से आप मॉलिक्यूल्स का मास निकालेंगे, जिसको मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं नंबर 5 क्या है, नाइट्रिक एसिड। सर नाइट्रिक एसिड आता है, नाइट्रिक अम्ल भी कह सकते हैं इसको हिंदी में। नाइट्रिक एसिड का फार्मूला होता है HNO3, HNO3 होता है। देखिए इस परिवार में आप सदस्य पहचानना सीखिए। सर आपके पास कौन सा है, तो HNO3। कौन कौन सा सदस्य है, तो हाइड्रोजन 1 होगा, नाइट्रोजन भी आपका 1 है, ऑक्सीजन 3 है, तो 3 इंटू ऑक्सीजन लिख दीजिए। अब इसका मास क्या कीजिएगा, हर एक का मास अलग अलग आप जोड़ दीजिए, सर पूरा का मास निकल जाएगा। जैसे हाइड्रोजन का मास कितना 1 प्लस नाइट्रोजन का 14 प्लस 3 इंटू ऑक्सीजन का मास सर 16, ऑक्सीजन का मास सर 16। आप इसको सबको क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 15 हो जाएगा सर, प्लस 48, इसको ऐड कर दीजिए 5 और 8 5 3 हो जाएगा, 4 3 4 1 5 और 1 6 कर दीजिए सर, 63 मास आ जाएगा। अब आप उम्मीद करते हैं कि आप समझ ही गए होंगे कैसे मॉलिक्यूल्स का मास निकालते हैं। तो देखिए आगे सर आपको बहुत सारे दिए हुए हैं कंपाउंड यानी मॉलिक्यूल्स का फार्मूला। जैसे मार्बल का फार्मूला होता है CaCO3, इसको हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग, संगमरमर कहते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं संगमरमर। CaCO3 मार्बल का फार्मूला होता है। आप इसका हर एक एलिमेंट का मास लिखिए और उसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लीजिए। सर आगे देखिए आपको है सर इथाइल अल्कोहल, इसको एथिल अल्कोहल भी कह सकते हैं, फार्मूला C2H5OH, C2H5OH। तो अब आप क्या कीजिएगा सर, खुद से जो है ना C2H5OH का CaCO3 का खुद से आप प्रयास कीजिए कि सर मॉलिक्यूलर मास निकले आपसे, ठीक है ना। इतना सीखने के बाद आप प्रयास करेंगे और चेक कीजिए कि आप सीख पाए कि नहीं सीख पाए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एसिटिक एसिड। एसिटिक अम्ल इसको कहते हैं सर, इसकी फार्मूला CH3COOH होता है, CH3COOH होता है। इन सबका आप सर निकालेंगे मॉलिक्यूलर मास। चलिए इसका हम निकाल के दिखाते हैं CH3COOH को कैसे निकालिएगा। देखिए CH3COOH में आपको सर पहले परिवार पहचानने आना चाहिए, परिवार में कौन कौन सा सदस्य हैं और कितने हैं ये पहचानने आना चाहिए। जैसे देखिए एसिटिक एसिड का फार्मूला आपका क्या है CH3COOH। इसमें चेक कीजिए जो कार्बन है ना, इस सदस्य को पहचानिए। कार्बन एक बार यहाँ आया है और एक बार यहाँ आया, 2 बार आया है सर आपका, तो आप इसमें लिखिएगा 2 इंटू कार्बन प्लस फिर दूसरा देखिए सदस्य कौन है, हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन है सर, तो टोटल कितना हाइड्रोजन है 4 हाइड्रोजन, तो 4 गुना हाइड्रोजन लिख लीजिए सर, प्लस ऑक्सीजन देखिए सर एक नहीं है 2 ऑक्सीजन है, तो आप यहाँ लिखेंगे 2 इंटू ऑक्सीजन। इसके बाद आपको जानते हैं क्या करना है सर, 2 गुना मास रख दीजिए सबका, 2 इंटू कार्बन का मास 12 प्लस 4 इंटू हाइड्रोजन का मास 1 प्लस 2 इंटू ऑक्सीजन का मास 16 मल्टीप्लाई करके जोड़ दीजिएगा तो सर आपका मॉलिक्यूलर मास चला आएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका लिखा हुआ है सर यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला है NH2CONH2, NH2CONH2। इसमें भी आपको करना क्या है, परिवार पहचान लीजिए क्या है सर, यूरिया का परिवार है, सदस्य कौन कौन सा है ये चेक करने आना चाहिए आपको। चेक कीजिए नाइट्रोजन एक नहीं 2 है सर, तो आप क्या लिखेंगे 2 इंटू नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन चेक कीजिए सर 2 हाइड्रोजन टोटल सर आपका हो जाएगा 4 हाइड्रोजन प्लस इसके बाद सर कार्बन की संख्या देखेंगे, कार्बन की संख्या सर 1 है प्लस
ऑक्सीजन की संख्या भी देखेंगे सर। आपको सदस्य पहचानने आना चाहिए, अब कुछ नहीं करना है, सबका अलग अलग मास आपको दिया हुआ है, वहां से देखिए टेबल से और मास लिखिए और वैल्यू निकाल दीजिए सर। इस तरह से आप किसी भी मॉलिक्यूल्स का मास निकाल सकते हैं। तो यहीं तक इसको हम छोड़ते हैं, आगे देखिए इसमें क्या करना है आपको, और भी आपके कंपाउंड दिए हुए हैं सर। देखिए ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6, C6H12O6, शुगर का फार्मूला C12H22O11, शुगर का फार्मूला C12H22O11, जिप्सम का सर फार्मूला होता है CaSO4 2H2O। देखिए सर इस तरह के प्रश्न को कैसे करेंगे, इसमें कई बच्चा ना गलती कर जाता है कि सर कैसे करें, समझ में नहीं आ रहा है। आप इसको ध्यान से देख लीजिए, आगे आने वाला और भी आपको कंपाउंड समझ में आ जाएगा। देखिए ये आपका जिप्सम है सर, और जिप्सम का फार्मूला होता है CaSO4 2H2O। आप देखिए ना यहीं तक लिखिए आप पहले CaSO4, इसको आप लिख लीजिए सर, और 2H2O को ना एक साथ कर लीजिए, 2H2O को एक साथ कर लीजिए। और ध्यान दीजिए H2O का सबसे शुरुआत में आपको हम बताया था कि H2O का सर मास होता है 2 इंटू हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, 2 गुना हाइड्रोजन का मास 1 और ऑक्सीजन का 16, टोटल कितना हो जाएगा 18। तो आपको कुछ नहीं करना, H2O जहां वैसे दिखाई देगा डॉट H2O, तो आप डायरेक्ट H2O की जगह पर 18 पुट कर दीजिएगा सर। देखिए कैसे निकालेंगे, चेक कीजिए। कैल्शियम है तो कैल्शियम का मास होता है 40 प्लस सल्फर 1 है सर, सल्फर का मास होता है 32 प्लस ऑक्सीजन की संख्या 4 है, तो आप लिखेंगे 4 गुना 16, ऑक्सीजन का मास 16। फिर सर 2H2O, तो अभी बताएं कि H2O की जगह पर कितना पुट कर दीजिएगा 80, तो 2H2O है तो प्लस 2 गुना क्या कर दीजिए 18, जोड़ दीजिएगा तो आपका मॉलिक्यूलर मास निकल जाएगा। तो इस तरह से ऐसे कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। इसमें भी क्या कीजिएगा, 2 गुना एल्यूमिनियम का मास, 3 इंटू ऑक्सीजन का मास, और फिर 2 गुना H2O का 18 डायरेक्ट रख दीजिए तो आपका मॉलिक्यूलर मास निकल जाएगा सर। देखिए बॉक्साइट का फार्मूला होता है Al2O3 2H2O, बॉक्साइट का फार्मूला Al2O3 2H2O होता है। आगे और भी आपके मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं जिनका फार्मूला भी है और आपको इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लेना है। जैसे फास्फोरिक एसिड H3PO4, फास्फोरिक एसिड का फार्मूला होता है H3PO4। नेक्स्ट है सर सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसका एक और नाम है सर कास्टिक सोडा भी इसको कहते हैं, कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा का फार्मूला होता है NaOH। आप इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लीजिएगा। नेक्स्ट आपका है सर फिनॉल, फिनॉल, फिनॉल का फार्मूला C6H5OH, C6H5OH होता है सर। नेक्स्ट सर आपका है बेंजीन C6H6, बेंजीन का फार्मूला C6H6। अब आगे देखिए सर कुछ और कंपाउंड से, इन सबका ना आपको सर मास निकाल लेना है, मास निकालने आना चाहिए आपको। नेक्स्ट देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, इसकी फार्मूला CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला CO2 होता है, इसकी मास आप निकाल लेंगे। नेक्स्ट है सर फॉर्मिक एसिड HCOOH, HCOOH, इसके लिए आप मास निकालेंगे। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, देखिए इसका नाम है कास्टिक पोटास कहते हैं। अगर यहां पर ध्यान दीजिएगा, अगर ये KOH लिखा हुआ है सर आपका KOH, तो देखिए ये पोटेशियम है, क्या है पोटेशियम सर, तो आप पोटेशियम से पोटास कर दीजिए, और जहां भी आपको KOH दिखाई दिया तो आप इसको कहिए कास्टिक पोटास, पोटेशियम है तो कास्टिक पोटास। ठीक इसी प्रकार से देखिए ये NOH लिखा हुआ था तो NaOH को हम कहेंगे कास्टिक सोडा। देखिए OH लगा हुआ है, आप इसको कास्टिक कह दीजिए, और पोटेशियम है तो कास्टिक पोटास कह देंगे, सोडियम है तो कास्टिक सोडा कह दीजिए। इसको कहते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और इसको कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम है तो कास्टिक पोटास कह लीजिए, सोडियम है तो इसको कह लीजिए कास्टिक सोडा। इस तरह से आपको याद रहेगा। नेक्स्ट देखिए क्या है वाशिंग सोडा, धोने का सोडा, इसका फॉर्मूला होता है सर Na2CO3 10H2O। वाशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3 10H2O। इसका मॉलिक्यूलर मास अगर आपको निकालने के लिए कहेगा तो कैसे निकालिएगा, देखिए सोडियम का मास आप रख दीजिए, तो सोडियम का मास होता है 23, आप चेक कीजिए 2 गो है तो 2 से गुना कर दीजिए। फिर प्लस कार्बन 1 है तो 1 कार्बन का मास 12, अब प्लस 3 ऑक्सीजन आपका है तो 3 गुना ऑक्सीजन का मास 16 कीजिए। अभी बताए थे आपको कि H2O पर डायरेक्ट लिखिए 18,
ये वो रहेगा उतना से गुना कर दीजिए आप, तो यहाँ पर प्लस 10 गुना 18 कर दीजिए। अब इस तरह से ऑप्शन निकाल लेंगे वाशिंग सोडा का मॉलिक्यूलर मास, इसको जोड़ लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए आपका है सल्फर डाइऑक्साइड SO2। सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मूला SO2, इसका भी आप मास निकाल लेंगे। चलिए आगे देखते हैं, कुछ और कंपाउंड है आपके में, जैसे मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल सर, मिथाइल अल्कोहल, इसको मेथिल अल्कोहल भी कह सकते हैं। इसका फॉर्मूला आपका होता है CH3OH। CH3OH, इसके भी मॉलिक्यूलर मास आप निकालेंगे। नेक्स्ट आपका है सर एसिटिलीन। एसिटिलीन का फॉर्मूला होता है C2H2। एसिटिलीन का फॉर्मूला होता है C2H2। नेक्स्ट सर आपका है एसीटोन। एसीटोन का फॉर्मूला देखिए CH3COCH3। CH3 है सर, तो इनका भी आप मास निकाल लेंगे। आपके ऊपर दिए हुए सभी अलग अलग एटम्स का मास, सभी आप मॉलिक्यूल्स का उम्मीद है कि आप सीख गए होंगे। तो इतने आपको 25 सर आपके पास कंपाउंड है, इनका मास आपको निकालने आना चाहिए।